हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि टाइम हो चुका है, लगभग हमारे 2:02 हो चुके हैं और हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दे और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक बार शेयर कर दे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, यानी वैदिक काल के बारे में। जो हमारा समय काल है 1500 बीसी यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। और इसी में ही पढ़ेंगे हम जो वेद आते हैं हमारे, जो 4 प्रमुख वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन्हीं चारों वेदों के बारे में हम इसी में जानकारी लेंगे और देखेंगे कैसे कैसे भारत में वैदिक पीरियड का शुरुआत हुई। तो आइए साथियों, एक बार शेयर कर दें और आप अपना हेडिंग बना सकते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक काल। जो हमारा समय काल है, इसका समय काल वैसे पूछा जाता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए तो एनसीईआरटी आधारित है 1500 से 600 बीसी यानी ईसा पूर्व तक। ये अगर समय पूछा जाएगा तो समय काल ये रहेगा, वैसे ये पूछा जाता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, किस कारण, तो बाढ़ आने के कारण जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, तो उसके बाद हमें 250 साल तक की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से हमारी चली 1750 ईसा पूर्व तक, एनसीईआरटी आधारित। वैसे और भी इसके समय काल हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग 14 यानी C14 हमें बताता है कि यही मान्य है और यही हमारा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो जो मान्य होगा वो एनसीईआरटी पर आधारित होगा। आप देखते हैं उसी का ही मान्य होता है और कहीं का मान्य भी होता नहीं है। तो आइए, जो फिर जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई तो 250 साल तक की हमें कोई जानकारी नहीं मिली और बात आई 1500 में। तो 1500 में एक हमारे जो पास कुछ वैदिक पीरियड के बारे में जो जानकारी मिली वो हमें कहां से मिली, तो आर्यों से। ऐसा माना जाता है कि 1500 बीसी के आसपास हमारे भारत में कौन आए थे, आर्य। और इनके बारे में जो हमें जानकारी बताई वो बताई मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य हमारे कहां से आए थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे और ये इन्होंने भारत में प्रवेश किया और भारत में प्रवेश किया और एक सभ्यता की स्थापना करी जिसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैसे और भी इसके मत हैं, मैं उन्हें सबको लिखवाऊंगा, तो एक बार इसे देख ले। तो वैदिक काल की शुरुआत किसने करी थी, तो शुरुआत किसने करी, तो ये किसने करी थी, आर्यों ने। और आर्य भारत में कब आए, 1500 ईसा पूर्व। ये आपसे पूछा जाता है कि आर्य भारत में कब आए। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों के बारे में बताने वाले पहले शासक कौन थे, कि आर्य कहां से आए। तो आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से, मध्य एशिया। और इसके बारे में हमें जानकारी किसने बताई, तो जानकारी इसके बारे में बताई थी मैक्स मुलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। लेकिन इनके बारे में और भी जानकारी हमें मिली है कि मध्य एशिया से तो आए थे और किसी ने भी क्या बताया है, तो आप इसे भी चाहें तो लिख सकते हैं कि हमारा जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया से नहीं बल्कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो आप देख सकते हैं गंगाधर ने हमारे क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है उत्तरी ध्रुव से। इन्होंने बताया कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, ना कि मध्य एशिया से। किसने बताया, गंगाधर यानी बाल गंगाधर तिलक ने हमको बताया था, या इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं तिलक, जिससे आपको ध्यान रहेगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने हमें उत्तरी ध्रुव से बताया। ये थे आर्यों के जो मत थे, वो अपने अपने अलग अलग मत देते हैं सभी से, उन्हीं में 2 मान्य भी हैं। और जो सबसे ज्यादा हमारा जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो हमारा है मध्य एशिया। इसके बाद जानकारी आई कि आर्यों को किस किस पार्ट में बांटा, हम कैसे कैसे सभ्यता को पढ़ सकते हैं। तो इन सभ्यता को पढ़ने के लिए और आज पढ़ने के लिए इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो एक तो आगा जिसे कहते हैं ऋग्वेदिक काल, यानी ऋग्वेदिक काल वो काल है जिसके अंदर ऋग्वेद की रचना हुई।
और उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वे काल है जिसके अंदर हमारे 3 अन्य वेदों की रचना हुई। तो आइए इसे देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक, वैदिक माने वैदिक काल और ऋग माने ऋग्वेद की रचना हुई है, आप इसे समझ सकते हैं, ऋग्वैदिक काल। और ये हमारा जो काल रहेगा ये हमारा रहेगा 1500 से लगभग 1000 BC तक का जो काल है वो हमारा रहता है ऋग्वैदिक काल। और जो हमारा अगला आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो हमारा कहां से कहां तक रहता है, तो ये रहता है हमारा 1000 BC से लगभग 600 BC के आसपास की बात है। ये हमारा यहां से यहां तक का जो काल चला वो ये चला। इसी में हमारी रचना हुई किसकी, ऋग्वेद की। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो ऋग्वेद की आपसे पूछा जाए तो रचना हुई थी इसमें। बाकी जो हमारे अन्य वेद हैं जैसे कि हमारा यजुर्वेद है, इसकी रचना, और सामवेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसकी जो रचना, इन तीनों वेदों की रचना हमारी उत्तर वैदिक काल में होती है। तो इन्हीं के बारे में हमें बताया किसने, आर्यों ने बताया कि आर्य, और आर्यों का अगर निवास स्थान पूछा जाए तो आर्य हमारे भारत में कहाँ निवास किया करते थे। तो आप इस तरह का एक चार्ट बना लें, और आप इस तरह का एक चार्ट बना लें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आर्य हमारे कहाँ निवास किया करते थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर जो आर्य थे वो कहाँ निवास किया करते थे, तो इनका जो, जैसे हमारी जो क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे भी तोड़ के बताया कि इसका आकार त्रिभुजीय है, और ये कहां से कहां तक निवास किया करती थी, इसका लास्ट पॉइंट क्या था। तो आइए इन पॉइंटों को देख लेते हैं। उत्तर में आता है हमारा जिसे कहते हैं कश्मीर, उत्तर में कश्मीर। और आपसे पूछा जाए दक्षिण के अंदर दक्षिणी राजस्थान, उत्तर में दक्षिण में पूछा जाए तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान, और अगर आपसे पूरब के अंदर पूछा जाए तो पूरब के अंदर ये आता है हमारा पश्चिमी गंगा तट, पश्चिमी गंगा तट के, पश्चिमी गंगा तट, ये यहां से यहां तक निवास किया करती थी। आप इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये पश्चिमी गंगा तट तक ये कहां तक निवास करती थी, पूरब में जहां तक आता है हमारा पश्चिमी का, यानी गंगा का जो पश्चिमी तट है वहां तक निवास किया करती थी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हमारी जो ये है क्या बोलते हैं, जो हमारे आर्य वैदिक काल था, इसका जो काल है ये हमारा इधर पश्चिम में कहां तक था, तो ये था अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये कहां से कहां तक आए थे और कैसे कैसे हमारे चले। तो इसी में आर्यों के ये भी मत आ गए, और ये हमने सारी जानकारी यहां से कवर की। और आपसे अगर पूछा जाए कि आर्य शब्द बार बार आ रहा है, तो क्या इसका शब्द कोई पूछा जा सकता है, जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य का जो अर्थ होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको बताने की यहां पर आवश्यकता पड़ी। तो आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। ये आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी के अंदर कि आर्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने क्या होता है, आर्य। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, यानी वेदों का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें हम वैदिक काल कहते हैं, और आर्यों की जो बात करते हैं उन्हें हम श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी में कौन आते हैं, जो वेद जानते हैं। तो आप बेखूबी जानते हैं, वेदों का ज्ञान रखने वाले को ही सब कुछ ज्ञाता माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वेदों को। तो चलिए शुरू करते हैं वेदों को। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें, उसके बाद बढ़ेंगे हम पहले वेद की तरफ, क्योंकि इसमें सिर्फ वैदिक काल के अंदर वेद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी अगर इसके साथ कोई आएगी तो मैं वो सारी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वैदिक काल के
वेदों को लेकर। एक बार मैं इसे सभी को रब कर देता हूं। हमारा जो पहला ऋग्वेद आएगा वो हमारा कहाँ आएगा? ऋग्वेदिक काल में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो ऋग्वेद है वो कौन से काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल या और भी काल देके आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेदिक काल। आप नाम देख के ही स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसी इसमें कोई जानकारी वैसे थी नहीं। आइए देख लेते हैं हम। पहला वेद आता है हमारा जिसे कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद 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 कैसा वेद है? तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पुराना, जो आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसा वेद है, तो ये हमारा सबसे पुराना वेद है, क्योंकि जिसकी रचना ही सब सारे वेदों से पहले हुई थी, तो इसीलिए इससे पूछा जा सकता है कि ये कैसा वेद है, सबसे पुराना। लेकिन ऋग्वेद क्यों पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद का मतलब ये होता है कि ऋग्वेद में जानने, यानी ऋग्वेद आप पहले इस पॉइंट को लिख लें कि ये कैसा वेद है? सबसे पुराना। और इसे जानने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे जो मंत्र हुआ करते थे, आप वाले मंत्र ना समझे जो अथर्ववेद के थे, नहीं, वो जो एक जादू टोने से आधारित है, इसका ध्यान रखेंगे। जो हमारे साधारण तरीके से पढ़ने वाले जो मंत्र हुआ करते थे, जो हमारे यूज हुआ करते थे घर में, कार्यों में, वो हमारे जो तरह तरह की जो हमारी ज्ञान की जो बात इकट्ठा किया करते थे, यानी दूसरों को जो ज्ञान की बात बताया करते थे, वो हमारी सारी बात कहाँ आती थी? ऋग्वेद के अंदर वो हमारी सारी जानकारी दी गई है। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये सबसे पुराना वेद है, और इसमें आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर 10 मंडल और 10,462 यानी 10,462 जो हमारे क्या है श्लोक, और आपसे पूछा जाएगा। आइए इसे हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर 10 वेद हैं, 10 मंडल हैं। और इसके बाद अगला पूछा जाएगा कि 10, पहले आप इसे लिख लें, सूक्त बाद में लिखेंगे। इसके ये क्या है? तो ये है मंत्र 1028 हमारे पास क्या आते हैं? ये आते हैं हमारे पास श्लोक। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 10,000, जो मैं आपको अभी बोल रहा था, 10,462। ये हमारे पास क्या आता है? तो ये हमारे पास आता है 10,462 नहीं है, 10,400 कितना है? हाँ, 1028 ये है, मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 10,462। ये हमारे पास मंत्र आते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें जो आपसे पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कितने मंडल है। इसके बाद आपसे अगली जानकारी पूछी जाएगी कि इन मंडलों में सबसे नवीनतम कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा है, और क्यों इनके मंडल महत्वपूर्ण है, और इनकी मंडलों की रचना किसने की थी। तो आइए वन बाई वन सभी को देख लेते हैं। तो हमारी जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल की रचना किसने की थी? महासूक्ते ने। 10वें मंडल की रचना किसने की थी? महासूक्ते ने। और महासूक्ते ने हमें बताया कि हमारे जो महासूक्ते ने बताया कि ब्रह्मा जी के 4 अंग भारतवर्ष पर गिरे, यानी कि भारतवर्ष पर गिरे, और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने ही सृष्टि को बनाना शुरू किया, और सृष्टि वहीं से चालू हुई। ये 4 अंग कौन कौन से थे? तो ये 4 अंग थे। पहला था जिसे कहते हैं ब्राह्मण जो हमारा मस्तिष्क से आता है, यानी उन्होंने बताया उनके जो मस्तिष्क से जो गिरा उसे कहा गया ब्राह्मण। और अगला आता है जिसे कहते हैं क्षत्रिय यानी भुजाओं से, जो उनकी भुजाओं से गिरा उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया क्षत्रिय। इसके बाद आता है नेक्स्ट जिसे कहते हैं हम वैश्य, और वैश्य का मतलब है कि जो पेट से, यानी जो पेट से उत्पन्न हुआ, किसके? ब्रह्मा जी के पेट से जो उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहा गया? वैश्य। और इसके बाद क्या आया? इसके बाद चौथा अंग आता है जिसे कहते हैं शूद्र जो उपस्थित है हमारा ब्रह्मा जी के चरणों से, यानी ब्रह्मा जी के पैरों से या चरणों से जो उपस्थित है उसे ही कहा जाता है। तो आइए इन्हें लिख लेते हैं। 10वें मंडल में महासूक्ते ने कितने वर्णों का उल्लेख किया? तो 4 वर्णों का उल्लेख। और ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो एक था ब्राह्मण,
और दूसरा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, और तीसरा हमारा कौन सा था? तो तीसरा था वैश्य, और चौथा हमारा आता है वैश्य के बाद शूद्र। शूद्र तो इन्हीं की यानी महासूक्त ने बताया कि ब्रह्मा जी के 4 अंगों से ही उत्पन्न हुआ है भारत का, यानी जो भी सृष्टि का जो निवास हुआ है वो कहां से हुआ है? ब्रह्मा जी के 4 अंगों से। और बताया, और इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आई कि इसके अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसका जो तीसरा मंडल आता है, आइए इसे एक बार पहले नोट कर लें, उसके बाद हम बढ़ेंगे इधर। जो हमारा तीसरा आता है जिसे कहते हैं तीसरा मंडल, सावित्री को समर्पित है, यानी सूर्य देव की उपासना से संबंधित है कौन सा? तीसरा मंडल। और तीसरे मंडल में बताया है किसके बारे में? गायत्री मंत्र के बारे में। तो आइए देख लेते हैं तीसरे मंडल। ऐसे लिख लें, थर्ड मंडल में क्या है? तो थर्ड मंडल के अंदर है गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख है इस बारे में किसने बताया? तो इस बारे में बताया किसने? तो एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र ने इसके बारे में बताया। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है, और इस गायत्री मंत्र को हम किस लिए पढ़ते हैं? तो सूर्य की उपासना के लिए, यानी सूर्य भगवान की उपासना के लिए। सूर्य भगवान की उपासना के लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख किया जाता है। और ये किसे समर्पित है? तो ये किसे समर्पित है? तो आप इस जानते हैं कि ये सावित्री एक नारी थी हमारे पास, जिसे कहते हैं सावित्री। सावित्री को समर्पित है कौन सा मंडल? थर्ड। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको सारी जानकारी बता दी जा रही है इसमें। सावित्री को समर्पित, सावित्री को समर्पित है। और चलिए, तो इसके बाद आता है कि हमारे पास और भी कोई मंडल है। जी हाँ, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मंडलों की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कि इन 10 मंडल के अंदर कौन सा नवीनतम है, कौन सा पुराना है। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। जो हमारा नवीनतम मंडल आता है, नवीनतम मंडल मैंने आपको लिखवा दिया है, आप इसे लिख सकते हैं नवीनतम। या इधर लिख ले नवीनतम। जो सबसे नवीनतम माना जाएगा वो यही है। नवीनतम मंडल कौन सा है? तो एक तो पहला और 10वां। पहला और 10वां मंडल जो है वो कैसा है? नवीनतम। लेकिन आपसे पूछा जाए कि और कोई से मंडल, तो सबसे पुराने मंडल अगर पूछे जाए तो सबसे पुराने मंडल हमारे कौन से होंगे? तो ये हमारे सबसे पुराने होते हैं, 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल होते हैं वो हमारे सबसे पुराने मंडल होते हैं। इनका आप ध्यान रखेंगे। और आप पूछेंगे कि एक मंडल रह गया जिसे कहते हैं 8वां मंडल। और 8वें मंडल में हमें क्या दिया गया है? तो 8वें मंडल में हमको बताया है कि किस बारे में? तो चलिए देख लेते हैं 8वें मंडल को, क्योंकि एक रह गया, पहला 10वां भी हो गया, 2 से 7 भी हो गए, तो इसके बाद आता है 8वां, क्योंकि हमें सभी जानकारी को छोड़ना नहीं है। 8वां मंडल, और 8वें मंडल में किस बारे में बताया है? तो 8वें मंडल का इसमें यह बताया है कि 8वें मंडल को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? खिल। 8वें मंडल को पढ़ने वाले व्यक्ति को खिल कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्र। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ये हमारा जो है थोड़ा कंफ्यूज वाला पॉइंट है, आपको इसका ध्यान रखना है कि 8वें मंडल को क्या कहा जाता है। 8वें मंडल को अगर कोई पढ़ता है तो ऋग्वेद कहते हैं, और अगर खिल कहते हैं।
और ऋग्वेद को अगर कोई पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, होत्र। तो आइए इसे देख लेते हैं। आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं इसी में कि यहां लिख ले कि ऋग्वेद के ऐसा हुआ कि जो हमारे जो जिन्होंने इस ऋग्वेद की रचना की थी, किसने, वेद व्यास ने। आप पहले इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि वेद की रचना किसने की थी। रचना भी आपसे पूछी जा सकती है, वेद व्यास। तो वेद व्यास ने इस वेद की रचना की और बताया कि इस वेद के अंदर उन्होंने जब रचना की तो उनसे थोड़ी ये भाषा जो थी वो थोड़ी कठिन लगी, इसीलिए इस वेद के कुछ उन्होंने क्या बनाए, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है, जैसे कि आज की तारीख में जैसे कि हमारा पद्यांश है जो थोड़ा भारी होता है, हिंदी के अंदर जो हमारा पद है वो थोड़ा भारी होता है एज कंपेयर टू गद्य से, यानी गद्य काव्य और जो होता है हमारा पद्यांश यानी गद्य काव्य और पद काव्य, इनसे जो है आपस में अंतर होता है। तो आप जानते हैं, इसीलिए आसान बनाने के लिए क्या किया, तो उन्होंने इनके ब्राह्मण ग्रंथ बनाए और उन ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहा गया। तो आइए हम देख लेते हैं। इस वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो हमारे हैं, जिसे कहते हैं ऐत्रेय और कौशितकी। तो आइए देख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और ये कौन कौन से हैं, तो ये हमारे दो, एक है हमारा ऐत्रेय और दूसरा हमारा कौन सा आता है, दूसरा आता है जिसे कहते हैं कौशितकी। कौशितकी। तो दो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे अगली चीज इसके अंदर क्या पूछी जाएगी, इसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है। तो ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पवित्र नदी बताई गई है वो हमारी है सरस्वती। तो आप इसे भी लिख लें कि सबसे पवित्र नदी ये कौन सी थी, तो ये थी सरस्वती। सरस्वती, मैं नीचे देख लेता हूं एक बार, सरस्वती नदी। और आपसे पूछा जाए कि सरस्वती नदी, और आपसे पूछा जाएगा कि महत्वपूर्ण नदी, ये दो पॉइंट बनते हैं। एक तो आएगा कि पवित्र नदी और महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। तो महत्वपूर्ण नदी और सरस्वती नदी, इनका आंसर दोनों का अलग अलग होता है। आपसे पूछा जाएगा कि महत्वपूर्ण नदी हमारी कौन सी थी, और आपसे पूछा जाएगा, तो आइए देख लेते हैं। तो ये हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी क्यों, सिंधु नदी क्यों, क्योंकि इसी से ही ज्यादातर वहां पर कामकाज किया जाता था, इसीलिए इसे माना गया है सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो एक बार साथियों इसे नोट कर ले, उसके बाद बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और तो नहीं रह गया उसके बाद। तो आइए, आपने अगर नोट कर लिया हो तो, वैसे तो आप साथ साथ नोट करते चलें क्योंकि में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं रह गया। तो हमारे मंडल हो चुके हैं, वैसे तो इसमें सारी जानकारी हो चुकी है। तो साथियों, तो ये हमारी आज की क्लास थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अंदर जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे पॉइंट करा दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें रह जाता है तो आप बिलीव रखें कि आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। आप कमेंट कर देना, आपको सारी जानकारी फिर दोबारा से रिवाइज कर दी जाएगी। आप टेंशन बिल्कुल न लें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तो आप अपने, आपका ये फर्ज है कि आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट मेंशन कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।